नाजरीन, आज की कहानी फ़रवा की कहानी है। ये एक पाकिस्तानी लड़की है जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। इसने अपनी कहानी मेरे गोश गुज़ार की। नाजरीन, बस क्या बताऊँ, जब मैं वो कहानी सुन रहा था ना, मेरे वो सान ख़ता हो रहे थे। और इतना इस कहानी ने मुझे जज्बाती तौर पे मुतासिर किया और इमोशनली अपसेट किया कि फिर मुझे जिम जाकर मसाज लेना पड़ा अपने आप को वापस रूटीन में लाने के लिए। तभी मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि ये इतनी सबक आमोज़ कहानी है कि मैंने लाज़मी अपने व्यूअर्स को सुनानी है। लेकिन मैंने फ़रवा से पूछा कि आपकी इतनी दिलसोज़ कहानी है, आपने अपनी इतनी प्राइवेट कहानी मेरे साथ कैसे शेयर की? कहती है, बिलाल भाई, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी लोगों को सुनाएं, क्योंकि मेरी कहानी में कुछ ऐसे सबक हैं जो अगर हम सीख जाएं तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है, बताएं, सुनाएं आप अपनी कहानी, बिस्मिल्लाह करें। कहती है, बिलाल भाई, ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया था। तो मेरी एक जगह बात चल रही थी और रिश्ता तय हो गया हुआ था मेरा। और फरहान नाम था लड़के का, और वो इंजीनियर था और वो दुबई में काम करता था। तो उसकी मदर ही हमारे घर आती थी। फरहान सिर्फ़ एक ही दफ़ा पाकिस्तान आया था मुझे देख के, वो फिर दोबारा दुबई चला गया था। ये मेरी एक कज़न आई हुई थी, उसने फरहान की उसकी मदर के साथ पिक्चर ली थी जब मुझे उन्होंने देख लिया था। और वो काफ़ी खुश थे आपस में और उनको मैं बड़ी पसंद आई थी। तो ये एक ही तस्वीर थी मेरे पास, बिलाल भाई, ये मैंने सोचा आपको दिखाऊं। ये फरहान था और ये उसकी माँ थी साथ। तो देखने में तो शरीफ लोग ही लग रहे थे, तो मेरी अम्मी भी बहुत खुश हो गई कि चलो वक्त से बच्ची की शादी हो जाएगी। तो सारी जो रिश्ते की बात थी उसकी मम्मा ने ही चलाई थी और रिश्ता तय हो गया था। शादी होने में बस 1 महीना बाकी था। सारे कार्ड्स वगैरह बँट चुके हुए थे, मार्की बुक हो गई हुई थी। और मेरी मम्मा ने ना, बिलाल भाई, बहुत पहले से मेरी शादी के लिए सेविंग शुरू की हुई थी। तो जब हमारी शादी होने लगी तो उस वक्त हमारे पास 45 तोले सोना था। तो 45 तोले सोना मेरी मम्मा बहुत पहले से इकट्ठा करते आ रही थी। मतलब शायद उनको, अगर मैं कहूँ कि 15 साल से इकट्ठी कर रही थी, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं और एक ही मेरा भाई है छोटा, वो उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। तो अभी 2 साल गुजर गए हैं, तो अब माशाल्लाह उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो हम दोनों में काफ़ी गैप है। मैं उससे 7 साल बड़ी थी। मैंने कहा, अच्छा, ये बताएं, वैसे आपकी कहानी का कनाडा से कोई ताल्लुक़ है? कहती हैं कि बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। मैंने कहा, चलें, कैरी ऑन। तो कहती हैं कि बिलाल भाई, मेरे पास जो जमा पूंजी थी मेरी अम्मी की, वही थी जो 45 तोले सोना था। तो शादी से पहले मम्मा ने वो बनवाने के लिए दिया हुआ था, शादी का सेट, और बाद के लिए कोई हल्के फुल्के 5-6 सेट, ताकि उसमें बन जाए। और जब भी फरहान की अम्मी हमारे घर आती थी तो वो कहती थी कि पहले दिन दुल्हन सोने का ज़ेवर पहनेगी, जब बारात होगी, मतलब आपने जो डालना है। और जो दूसरे दिन होगा यानी वलीमे का, वो सिल्वर का होगा, क्योंकि वलीमे पे ड्रेस का कलर कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ सोने की चीज़ें सूट नहीं करती। कह रही थी कि हम पेस्टल कलर्स सोच रहे हैं वलीमे के ड्रेस का, तो जैसे लाइट ब्लू कलर का, तो उसके साथ सिल्वर बहुत अच्छा जचेगा। तो गोल्ड का जो है हम बाद में देख लेंगे, अपनी दुल्हन को ले देंगे हम। लेकिन जो हमारे वलीमे का मेन जो प्रेजेंटेशन होगी वो सिल्वर की होगी। तो कहती है, मेरी मम्मा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरह की बातों का। हमारे पास पहले ही माशाल्लाह काफ़ी था गोल्ड, तो हमें और की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस तरह से पता नहीं, वो लोग तो अपनी तरफ से बड़े पक्के होते हैं और बड़ा सोच समझ के नाप तोल के बात कर रहे होते हैं, हमारे जैसे भोले लोग समझ नहीं पाते। तो मेरी मामा ने कहा, हाँ, आप सही कह रही हैं, वैसे भी दोनों ही दिन एक जैसा हो जाएगा, अगर गोल्ड ही गोल्ड हो तो ठीक है। दूसरे रोज़ सिल्वर के इतने प्यारे सेट्स आए हुए हैं, तो आप वो वाला कर दीजिएगा अपने वलीमे के ड्रेस के साथ। तो बिलाल भाई, क्या हुआ कि जिस रोज़ हम अपना गोल्ड का सेट लेकर निकल रहे थे ना,
तो ऐसे था कि नीचे से ऊपर स्टेयर्स जाती थी, मतलब कि हम बेसमेंट में वो था ज्वेलर, तो ज्वेलर से निकल के हमें ग्राउंड फ्लोर पर निकलना था। ग्राउंड फ्लोर की पर जो सीढ़ियाँ जा रही थी वो फिर बाहर सड़क की तरफ जाती थी। तो बेसमेंट से जब मैं निकल रही थी, मम्मा क्रॉकरी की दुकान पर थी, तो मुझे था कि मैं फ़ौरन से गाड़ी में रख के आ जाऊँ, ये सेफ़ नहीं है हाथ में लेकर फिरना गोल्ड। तो वो जितने भी सेट्स थे सारे इकट्ठे थे मेरे पास, कोई वो 5 बॉक्सेस थे। तो उनको मैंने एक ब्लैक शॉपर में डाला ताकि बाहर से नज़र ना आए, तो मैं लेकर निकल रही, तो अबू गाड़ी के पास ही खड़े हुए थे। अबू ने कहा कि बाहर से भी सेफ्टी होनी चाहिए, बिकॉज़ आजकल बहुत चोरियों का ख़तरा होता है और स्नैचिंग होती है। तो मैं गाड़ी के पास हूँगा, तुम फ़ौरन से लेके आना और गाड़ी के अंदर रख देना और फिर मामा के पास चली जाना, क्रॉकरी पसंद कर लेना अपने लिए। तो मैं लेकर निकल रही थी गोल्ड के सेट्स, और साथ में मेरा छोटा भाई था, उसका नाम दिलावर है। तो दिलावर मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था, तो वो उन्हीं में पूरी तरह से बिज़ी था। उसको हम इतना समझाते हैं कि भाई जिधर होते हो उधर ध्यान दिया करो, लेकिन उसको इतनी गंदी आदत पड़ गई है गेम्स खेलने की, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, बाहर भी जाता है तो बस मोबाइल पर ही गेम्स खेलता रहता है। तो वो बिलाल भाई उस वक्त भी हस्बे आदत मोबाइल पे गेम ही खेल रहा था। तो खैर समझ लें कि 20 स्टेयर्स थी, वो चढ़कर मुझे बाहर सड़क पर निकलना था जिधर हमारी गाड़ी पार्क थी। तो मैं अभी छठी स्टेयर पे ही चढ़ी हूँ, तो मेरे आगे एक भारी भरकम औरत आके पीछे से आई है तेज़ी से, जैसे ऊपर जा रही हो। तो चलती मुझे क्रॉस कर गई और मेरे आगे जाके उसका पाँव मुड़ा और वो बैठ गई, करती है आए आए हाय आए आए आए, मर गई आए हाय 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 हाय, इस तरह से उसने किया। और मेरे आगे आके वो मतलब बैठ गई ना, मुंह उसका बाहर की तरफ, मतलब मेरी तरफ उसकी पीठ थी, और अपने मुड़े हुए पाँव को दोनों हाथों से मसल रही थी। बिलाल भाई मैं क्या बताऊं, मैं अभी इस सीन को समझ ही रही थी कि इस औरत ने किया क्या है, कितनी तेज़ी से ये मुझे क्रॉस करके ऊपर जा रही थी, इतनी मोटी सी है और इसका फिर पाँव मुड़ा है, तो उसको पकड़ के मसलने लग पड़ी है और आए आए कर रही है। तो इतने में 5 औरतों का एक गोल, एक झुंड पीछे से आया है, कोई पतली कोई मोटी, तरह तरह की, सब ने बुरके किए हुए, और वो सब आई और फ़ौरन से उस औरत के पास आ गई, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो उनकी अम्मी है या कोई उन्हीं की रिश्तेदार है। ये कोई 6 औरतें इकट्ठी कहीं शॉपिंग करने निकली हुई थी, तो उनकी जो सबसे मोटी औरत थी वो पहले ऊपर तेज़ी से चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं उसके पाँव फिसला या बल पड़ा, उसका पाँव मुड़ गया, और उसकी आहो पुकार और गिरियाजारी सुनकर बाकी 5 भी फ़ौरन से लपकी उसकी मदद को। अब इस तरह की सिचुएशन बन गई कि वो जो मोटी औरत थी मुड़े हुए पाँव वाली, वो मेरे बिल्कुल 2 सीढ़ियाँ ऊपर बैठी हुई थी, और जो बाकी 5 औरतें थी उनमें से 3 मेरी दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से और एक मेरे पीछे। मतलब समझ ले एक फूल अगर होता है ना, तो उसके बीच में मैं हो गई और इर्द गिर्द मेरे जैसे पेटल्स ही पेटल्स थी। वैसे वो इतनी गंदी औरतें थी कि उनकी कहीं से भी, मुझे फूलों की तो मिसाल नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मैं उनके बीच में आ गई। उस वक्त मेरे भी माइंड में बिल्कुल नहीं था, मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, ये कौन औरत है, इसकी मैं मदद करूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही थी और इतने वो तकलीफ़ में और कर्ब में मुझे महसूस हो रही थी कि इंसान को खुद ही, जिस भी बंदे में थोड़ी भी इंसानियत होती है तो उसको अंदर से ही आता है कि यार मेरे से जो बन पड़ सकता है मैं करूं। मुझे था कि पता नहीं क्या करूं, लेकिन इनकी मदद करूं, इनका ये दर्द ख़त्म करूं। मैं अपने हाथ में क्या, मैंने सोने के बॉक्सेस उठाए हुए थे, वो तो जहन से निकल ही गया किस्सा, जहन बिल्कुल शल हो गया, जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। मैंने बहरहाल उनको पूछा कि आंटी क्या हुआ, मैं आपकी कोई मदद करूं, लेकिन वो कहती हाय 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 हाय, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो टोटल कोई 1 मिनट था, 3 उसके बाद उनकी बाकी 5 औरतें थीं, उन्होंने 3 ने एक तरफ से 2 ने एक तरफ से उनको बाजुओं से पकड़ा और उठा के वो ऊपर ले गई। एक ब्लैक शॉपर था मेरे हाथ में, वही जिसमें मैं गोल्ड लेके आई थी। तो मैंने कहा शुक्र है कि आंटी का पाँव ठीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में लग रही थी। खैर मैं उधर से निकली और बाकी जो 12 सीढ़ियाँ रहती थी चढ़ के मैं अब्बू की तरफ गई, तो सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने कहा अब्बू जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलें, ये गोल्ड रखना है, ये सेफ़ नहीं है इस तरह से। अब्बू ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला,
तो मैंने शॉपर रखा अंदर, तो शॉपर रखा तो वो मतलब कि था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 बॉक्सेस थे उसके अंदर, स्क्वेयरिश सी एक बॉक्स टाइप उसकी शेप थी। हालांकि था तो वो एक लूज शॉपर, जैसे पॉलीथीन का बैग होता है ब्लैक, लेकिन अंदर बॉक्सेस महसूस होते हैं ना। तो जब मैंने रखा तो वो बॉक्सेस नहीं महसूस हो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ और है, कुछ फॉर्म टाइप मटेरियल है। हल्का सा मुझे शक गुजरा, मैंने कहा इसको चेक करती हूँ मैं। तो देखा तो उसके अंदर बॉक्सेस नहीं थे, बल्कि वाकई एक फॉर्म ही था उसके अंदर, ग्रे कलर का, जैसे ये गद्दों के अंदर फॉर्म होता है ना, जैसे मैट्रेस के अंदर फॉर्म होता है, वो वाला फॉर्म रख दिया गया था। उस फॉर्म के 3 शीट्स थे, एक स्क्वायर बॉक्स टाइप पैटर्न में वो कटा हुआ था, और साथ में उसके डोरी बंधी हुई थी येलो कलर की। मतलब किसी ने समझ ले रस्सी का छोटा सा पीस लेके 3 फॉर्म के पीसेस को इकट्ठा करके एक बॉक्स सा बना के उसमें रख दिया था। फौरन मुझे ध्यान गया कि मैं उनके गिर्द घिरी हुई थी, मेरे गिर्द वो थी। आगे पीछे देखा तो जैसे उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पता नहीं वो औरतें कहाँ गई फ़ौरन से। और उस वक्त मुझे पता चल गया कि मेरे साथ हादसा हो गया बहुत ही बड़ा। मेरी तो जान में से जान ही निकल गई, मैं बेहोश होने वाली होगी। अब्बू ने मेरे गाल को थपथपाया, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था कि उस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बॉडी ढीली पड़ रही है और जिस्म से जैसे रूह निकल रही है, और बिल्कुल ठंडी और नीली हो गई मैं। अब्बू ने फ़ौरन गाड़ी में से पानी निकाला, मेरे चेहरे के ऊपर छिड़काया। तो मैंने कहा अब्बा अब्बा वो देखें, वो औरतें, वो देखें, वो उधर ही होंगी अभी। अभी वो आपने देखा था ना बाबा, बाबा आपने देखा तो वो मेरे आगे बाबा वो मेरा ले गई, वो मेरा गोल्ड ले गई है बाबा, वो मेरा सोना ले गई मेरा सोना ले गई। फिलहाल मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अब्बू कितने परेशान हुए। वो आगे कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इधर। वो कहते हैं ओ ले गई हैं वो हमारी चोरी करके, चोर चोर चोर। अब्बू ने शोर मचाया। उतनी देर में अम्मी नीचे से वो क्रॉकरी की दुकान से निकल के आई। तो मुझे तो कोई होश नहीं था। दरवाज़ा खोल के मैं बस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, लातें मेरी बाहर थी, और हाथ से मैंने अपना सर थामा हुआ था, और मैं पीट रही थी अपने आप को, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया है ये। तो उतनी देर में अम्मी को पता चला तो मुझे अरे अल्लाह, लुट गए, पिट गए, सारा कुछ चला गया। इतने मेरे सालों की मेहनत, क्या किया गुड़िया तूने, क्यों नहीं ख्याल किया। अरे मैं कहती थी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं है, हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं है, सारे काम हो जाए। कुछ देख कुछ तो। अम्मी कह रही थी कि चेक करो, कुछ तो होगा शायद चॉपर में, शायद कुछ बच गया हो, लेकिन कुछ भी नहीं था बिलाल भाई। सिर्फ माँ सिवाय एक बाली के, और वो एक बाली भी उन लोगों से गई, गिर गई। वो शुक्र किया कि चलो, लेकिन वो उसका क्या ही शुक्र करना था। वो समझ ले कि 100 पीसीज में से एक पीस हमें मिल गया था। तो वो बाली बहरहाल उसमें हमें एक नज़र आई। आज तक मैंने वो बाली संभाली हुई है। तो उस वक्त बिलाल भाई लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना अपनी उस वक्त जो हमारी मेंटल स्टेट थी उसको बयान करने की, तो मैं आपके सामने वो नक्शा खींच ही नहीं सकती। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने हमें दिलासा दिया और हमें गाड़ी में बिठाया, और अब्बू हिम्मत जुटाकर घर तक पहुँचे। तो हमारी जो हालत थी वो बयान से बाहर थी। बहरहाल फिर 2 दिन बाद फरहान की अम्मी आई, उनको हमने बताया कि इस तरह से हमारे साथ तो हादसा हो गया है। तो बिलाल भाई, आप सोच नहीं सकते, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो औरत ऐसे से ऐसे हो गई। मतलब आप समझ लें कि उसकी तो एक और ही चेहरा निकल के आ गया सामने। फ़ौरन से पहले तो उसने ध्यान से सुना सारा वाक़या। उसके बाद जब उसको पता चला कि अब हमारे पास सोना वगैरह भी नहीं है देने के लिए, तो वो रूठी सी हो गई, अजीब सा बिहेव करने लग पड़ी। पहले लंबी लंबी बातें करती थी, किस्से लगाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। तो उस वक्त के बाद से बस हूँ हाँ। उसके बाद एक दफ़ा बस आई है हमारे घर, और फिर उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। हुआ ये था कि मैं और ममा किचन में थे, हम लोग बना रहे थे समोसे और चाय। जब आखिरी दफ़ा आई तो उनके साथ उनकी बेटी भी थी, नादिया। कह रही थी मम्मा नॉर्मल हो गया, मतलब हमें आवाज़ आ रही थी, वो हल्का सा मैंने सुना था।
तो कह रही थी मम्मा नॉर्मल होके बैठे हैं, क्या हो गया? तो उसकी अम्मी कहती हैं फरहान की लै हुण रह की गया है, सोना तक ते दे नहीं रहे, खाली मुखूली कुड़ी। हीरे जिहा मेरा पुत्तर यही गरीबनी रह गई सी ना, हुण मेरा तो कोई नहीं दिल। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। वो कह रही थी कि ये लड़की अब हमारे किसी काम की नहीं रही, ये इसके माँ बाप तो अब इसको कुछ सोना वगैरह भी नहीं दे रहे, मेरा हीरे जैसा बेटा है और अब मुझे ये रिश्ता ठुक नहीं रहा, कुछ मेरे दिल को अब नहीं ये लग रहा। तो बिलाल भाई जिस वक्त वो ये बातें कर रही थी, मैं अपनी अम्मी के साथ किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी और समोसे तल रही थी, तो हमारे भी कान में ये बात पड़ी। मेरे ख्याल में शायद वो अब इतनी भी बेपरवाह हो गई थी कि उनको एहसास भी नहीं था कि अपनी आवाज़ को इतना कम अज़ कम आहिस्ता रखें कि हमें आवाज़ ना पहुँचे। जब होता है ना दिल उचाट हो जाता है इंसान का, तो वो परवाह भी नहीं करता, वो लेवल आ गया हुआ था। मेरे भी कान में ये बात पड़ गई थी, मैंने मामा को बताई तो मामा बहुत परेशान हुई। लेकिन बिलाल भाई जैसा भी है ना, चाहे हमारे ऊपर कितना भी कोई बुरा वक्त आ जाए, हमने हमेशा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा है और हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। लोगों का हमें कोई डर नहीं है जब तक हमें पता हो कि हम सही हैं। तो जब मैंने उनकी ये बातें सुनी और मामा को मैंने बताया तो मामा ने कहा ना भाई ये लोग नहीं ठीक। और एक और बात बिलाल भाई आपको मैं बताना ही भूल गई, वो ये भी कह रही थी कि ए नादिया ये तो है काली किस्मत वाली कुड़ी है, ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ अजे साढ़े घर आई नहीं तो लुट्टी पिट्टी पहलू गई है ना भाई ना। तो नाजरीन फरवा कहती है कि उस वक्त मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैं निकली किचन से और मैंने कहा उठे निकले बाहर यहाँ से। आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि आप हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, आपको हमने अपनी परेशानी बताई है, बजाय इसके कि आप हमारा हौसला बुलंद करें और आप हमें तसल्ली दें। आपका मुंह बना हुआ है परसों से, जब से आपको ये बात पता चली है। गेट आउट, गेट आउट, निकले यहाँ से। तो मैंने खुद उनको निकाल दिया और मुझे पता था कि मामा भी अब इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया। उस वक्त तो मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर था, बहुत ही मुश्किल वक्त से मैं गुज़र रही थी। लेकिन बिलाल भाई अल्लाह ताला से हमने मदद मांगी और बिलीव यू मी हमारे साथ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मतलब वो जो लड़का था फरहान, वो तो मेरा देखा हुआ भी नहीं था, एक ही दफ़ा हमारे घर में आया था, मैं उसको एज अ पर्सन नहीं जानती थी कैसा है, और जिस किस्म की उसकी माँ थी उसको देखकर तो यही पता चल रहा था कि इंतहाई लालची और कमीने किस्म के लोग हैं जो सिर्फ हमारे सोने के पीछे थे। और 45 तोले सोना कितना सा होता है बिलाल भाई, कोई इतना कारून का ख़जाना नहीं होता, लेकिन उस तक ने उनकी आंखें फेर दी हुई थी। लेकिन हमें उसके बाद इतना अच्छा रिश्ता मिला कि आज माशाल्लाह मैं कनाडा में बैठी हुई हूँ। मतलब उससे कोई 1 महीने के अंदर अंदर मेरी एक और जगह बात चली, वो लड़का कनाडा में होता था, मतलब अभी जो मेरे हस्बैंड हैं खावर, वो कनाडा में न्यूरो सर्जन है, और उनका रिश्ता आया, मेरी खाला लेकर आई, उनके जानने वाले थे, तो उनको लड़की चाहिए थी, वो देख रहे थे कब से, बस उनकी ये डिमांड थी कि शरीफ हो, नेक हो और ईस्टर्न वैल्यूज़ हो। तो और खाला जानती भी थी उन लोगों को काफ़ी अरसे से, तो उनके साथ मेरी शादी हुई। और इतने अमीर हैं माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले, आपके साथ मैं पिक्चर्स शेयर करती हूँ अपने बारात की और अपने वलीमे की। ये देखें, ये वाला मेरा बारात का ड्रेस था, ये वाइट था विद हिंट्स ऑफ मरून एंड बरगंडी इन इट, बहुत ही खूबसूरत और सोबर स्टाइल था। और वलीमे पे भी मैंने एक बहुत ही डिफरेंट सा कलर पहना था, पिंक एंड गोल्ड। तो अनलाइक जो पहले मेरी शादी हो रही थी जिस जगह पर, वो जो मुझे सिल्वर पहनाना चाहते थे वलीमे के दिन, तो सारे का सारा गोल्ड पहनाया गया था मुझे वलीमे के दिन, और मैं इतनी प्यारी लग रही थी, सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की। आप लोग व्यूअर्स नीचे कमेंट्स करके बताएं आपको बारात और वलीमे की पिक्चर्स कैसी लगी हैं, और आपको बारात का ड्रेस ज़्यादा पसंद आया है या वलीमे का। आप मेरी पिक्चर्स ही देखकर समझ जाएंगे कि
इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त ख़ानदान में मैं ब्याही गई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इट्स बिन लाइक 2 इयर्स नाउ। और इट वाज़ अ वेरी बिग मूव फ्रॉम मी, पाकिस्तान से उस माहौल से उठ के यहाँ पर आना, और इधर माशाल्लाह हमारा अपना घर है और बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल है मेरा। मुझे जॉब भी करनी नहीं पड़ती, हालांकि हमारे घर में 5 लोग हैं, मेरी सास ससुर और मेरी एक नंद हैं, खावर हैं, और मैं ख़ुद हूँ। तो वो चारों काम करते हैं कोई ना कोई, लेकिन मैंने 2 साल से तो कोई नहीं किया। वैसे मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है काम करने का, बस ये है कि शुरू में लॉनलीनेस काफ़ी थी, थोड़ी होम सिकनेस थी, लेकिन जिस अज़ाब को झेल कर मैं ज़िंदगी में इस मुकाम पर पहुंची हूँ, तो आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक बहुत ही सपोर्टिव फैमिली में आई हूँ, एक फ़ाइनेंशियल वेल ऑफ फैमिली में आई हूँ, जिनकी नज़र मेरे सोने या मेरे माँ बाप के पैसे के ऊपर नहीं है, बल्कि दीज आर एक्सट्रीमली नाइस पीपल। और अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी एक डगर पर चली। तो बिलाल भाई, इससे मैं बेसिकली 2 चीज़ें कन्वे करना चाहती थी आज के इस वीडियो से आपके साथ शेयर करके, कि एक तो पिक पॉकेट्स से मुहतात रहें। पाकिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ बहुत रश होती है, तो लोगों को समटाइम्स पता नहीं चलता, लेकिन मार्केट में घूमते हुए बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ तो ये हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं पब्लिक को कन्वे कर दूं कि किस तरह से वारदात होती है ये। तो कभी अगर आपके सामने रश से आती हुई एक औरत आकर बैठ जाए, अपना पाँव पकड़ ले, तो वहाँ से निकलने की करें। उस औरत के साथ कतई हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्कैम मॉडल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसी तरह के वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में। तो एक मैं ये बताना चाहती थी लोगों को, ताकि वो होशियार रहें, और दूसरा मैं ये बताना चाहती थी कि कभी भी अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और मायूस ना हो। लाइक अगर हम उस वक्त जब फ़रहान की अम्मी ने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें पता चल गया था कि वो एक लालची औरत है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए वो रिश्ता बरकरार रखते हैं बिकॉज़ शादी के कार्ड्स बट चुके हुए थे और मार्की बुक हो चुकी हुई थी और हम लोग फंस गए हुए थे, इसलिए हम मेरी पूरी ज़िंदगी का सौदा कर देते इस किस्म के लालची लोगों के साथ। हमने अल्लाह पर भरोसा किया, और इवन दो इट वाज़ अ वेरी बिग फाइनेंशियल सेटबैक फॉर अस, लेकिन हम लोगों ने स्टैंड लिया और अपने इंट्यूशन को, जो सिक्स्थ सेंस हमारी हमें इन्फॉर्म कर रही थी ये लोग नहीं सही, हमने उसकी सुनी और अल्लाह पर भरोसा किया। और अल्लाह ने इतना अच्छा उसका नेमुल बदल हमें दिया, इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। मतलब आई प्रोबेबली आई एम द हैप्पीएस्ट एंड द लकीस्ट पर्सन जो मतलब हु हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस क्राइसिस, और अब वो माशाल्लाह इतने अच्छे स्टेट ऑफ अफेयर्स में है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने नाज़रीन बहुत शुक्रिया अदा किया फरवा का कि उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और जो मुश्किलात उनको पेश आई थी वो हमें भी बताई, ताकि ऑब्वियसली वी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और हम सब एक दूसरे के साथ हुई मसाइल से सीखते हैं। अब कम से कम मैं तो पाकिस्तान में जाऊं तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहूं, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक सदर या मोती बाज़ार, मोती महल, ये इस किस्म के जो अंदरून के एरियाज़ होते हैं, स्पेशली अराउंड द शादी के दिनों में लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहाँ से बहुत सी शॉपिंग करनी होती है, तो पिक पॉकेट्स से बहुत ही होशियार रहना चाहिए। इसी तरह से मेट्रो बस पर जो लोग सफ़र करते हैं, मेट्रो बस खचाखच भरी होती है रावलपिंडी में, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलती है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है उसके अंदर सफ़र करते हुए भी, कि यू नेवर नो आपके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग खड़े हुए हैं। सो बहुत तरह के वाक़यात होते हैं, हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। एंड येस, मैं आई कुडंट एग्री मोर टू फरवाज़ मैसेज के कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला मदद करता है।
तो नाज़रीन, होपफुली आपको आज की वीडियो से कुछ पॉजिटिव सीखने मिला होगा। अगर आपके साथ भी कुछ इसी किस्म का वाक़या पेश आया है, स्पेशली अगर आपकी खुदा न ख़ास्ता कभी सोने की चोरी हुई है या डकैती हुई है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस नीचे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में, ताकि और लोग पढ़ें और उनमें भी अवेयरनेस आए और वो लोग भी मोहतात रहें। कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि हम लोग कनाडा से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं उस सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उस तैयारी की मैं बनाकर दिखाऊं। एक वीडियो मैं उस तैयारी की बनाकर दिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे जो अगली वीडियो होगी उसमें फिर इसी तरह से लोगों के मसाइल और उनके हल, और साथ साथ आपको तैयारी दिखाते जाएंगे। और फिर जब हम मूव करेंगे कनाडा से पाकिस्तान, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज़ नाउ, तो वो आपको देखने मिलेगा। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।